अगर आप बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हो एंड करण जौहर का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और अब चाहे करण को हेट करो या पसंद ना करो, बट करण जौहर बॉलीवुड का एक इंटीग्रल पार्ट है। और देखा जाए तो हर एस्पायरिंग एक्टर का सपना होता है कि वो धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म का हिस्सा बने। तो एक टाइम पे जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस थी, आज उसे बेचने की नौबत आ गई। और कई सारे लोग एक्चुअल में काफी खुश है कि धर्मा का डाउनफॉल फाइनली आ गया है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन एंड करण जौहर ने कईयों के करियर तो बनाया है, बट ऑन द अदर हैंड कईयों के करियर खत्म करने के एलिगेशंस भी है। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि कर्मा इज हिटिंग बैक ऑन धर्मा। तो चलो जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि धर्मा प्रोडक्शन को आज अपना डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा है, एंड क्या करण जौहर फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन का कमबैक करा सकते हैं जैसा उन्होंने 1998 में किया था। तो ये वीडियो 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो पहले सेगमेंट में हम जानेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ धर्मा प्रोडक्शन, सेकंड में हम जानेंगे हाउ करण जौहर सेव्ड धर्मा, थर्ड में हम जानेंगे व्हाई करण जौहर इज मोस्ट हेटेड बॉलीवुड पर्सनैलिटी, एंड लास्ट सेगमेंट में हम जानेंगे कि व्हाई धर्मा प्रोडक्शन इज फेलिंग अगेन। तो धर्मा प्रोडक्शन बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिन्होंने कई सारी आइकॉनिक फिल्म्स दी है, और लोग या तो धर्मा प्रोडक्शन को करण जौहर की वजह से जानते हैं या फिर करण जौहर को धर्मा प्रोडक्शन की वजह से जानते हैं। बट धर्मा प्रोडक्शन की शुरुआत करण जौहर ने नहीं, बल्कि उनके फादर यश जौहर ने की थी 1976 में। बट अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू करने से पहले यश जौहर ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, जहां वो फिल्म का प्रोडक्शन हैंडल करते थे, जिसमें 1960 की फिल्म लव इन शिमला, 1963 की फिल्म मुझे जीने दो, 1965 की फिल्म गाइड, 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी और 1971 की फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा जैसी फिल्म्स शामिल है। तो यश जौहर ने फिल्म मेकिंग का काफी एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस ओपन किया धर्मा प्रोडक्शन के नाम से। सो धर्मा प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी दोस्ताना, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उस टाइम के काफी बड़े बड़े सुपरस्टार शामिल थे, जैसे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा एंड अमरीश पुरी। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही थी, जिस वजह से धर्मा प्रोडक्शन को एक काफी अच्छा स्टार्ट मिला था। बड़ी अच्छा स्टार्ट ज्यादा वक्त तक चला नहीं, क्योंकि इसके बाद धर्मा प्रोडक्शन की बैक टू बैक फिल्म्स फ्लॉप होने लगी। स्पेशली 1990 की अग्निपथ मूवी धर्मा प्रोडक्शन का सबसे बड़ा फेलियर रहा। ये टाइम धर्मा प्रोडक्शन के लिए काफी टफ रहा था। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि करण के पेरेंट्स को अपने पर्सनल एसेट्स तक बेचने पड़ी। अब 90s का एरा स्टार्ट हो चुका था एंड नए एक्टर्स ने अपने कदम जमा लिए थे इंडस्ट्री में, और धर्मा प्रोडक्शन ने भी ऑडियंस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यंग एक्टर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था। बट ये चेंज भी धर्मा के फेवर में काम नहीं किया, क्योंकि 1993 की गुमराह मूवी और 1998 की डुप्लीकेट मूवी दोनों ही फ्लॉप रही थी, और इन दोनों ही फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। सो टाइम के साथ ऑडियंस और ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा था फिल्म्स को लेकर। तो अब धर्मा प्रोडक्शन को सिर्फ यंग एक्टर्स नहीं, बल्कि यंग पर्सपेक्टिव की भी जरूरत थी, जो कि ऐसी फिल्म बनाए जो कि ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग के पैटर्न को फॉलो ना करे। एंड फिर धर्मा प्रोडक्शन का फॉर्चून चेंज करने का जिम्मा करण जौहर ने खुद अपने कंधों पर लिया। एंड फिर 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है के साथ करण जौहर ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यूट किया। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। और इस फिल्म ने धर्मा प्रोडक्शन का फॉर्चून हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया, बिकॉज ये फिल्म एक मेगा हिट थी, और फिर यहाँ से धर्मा प्रोडक्शन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो 1998 से लेकर 2010 तक धर्मा प्रोडक्शन ने लगभग 12 फिल्में बनाई, एंड उनमें से 8 फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल थी, जिसमें कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना एंड माय नेम इज खान जैसी फिल्में शामिल है, जो कि करण जौहर ने ही डायरेक्ट की थी। तो करण जौहर ने अपनी फिल्म्स के साथ धर्मा प्रोडक्शन का फॉर्चून चेंज कर दिया एंड उसे बंद होने से बचा लिया। बट करण जौहर ने अपने आप को सिर्फ डायरेक्शन तक लिमिट नहीं रखा, और अपनी फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए फिल्म्स को प्रोड्यूस भी करने लगे, क्योंकि 2004 में करण जौहर के फादर के डेथ के बाद धर्मा प्रोडक्शन की पूरी जिम्मेदारी करण पर आ गई थी, और करण ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और धर्मा प्रोडक्शन को बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया। इवन करण ने अपने डैड के सबसे बड़े फेलियर प्रोजेक्ट अग्निपथ को एक सक्सेस में कन्वर्ट किया। बेसिकली करण ने 2012 में 1990 की फिल्म अग्निपथ का रीमेक बनाया, और इस बार ये मूवी एक कमर्शियल सक्सेस थी बॉक्स ऑफिस पर। एंड ये करण जौहर के लिए अपने लाइफ के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक है। धर्मा प्रोडक्शन एक चीज में काफी अच्छा था स्टार्टिंग से, वो है गोइंग विद द ट्रेंड। मींस जब जिन एज ग्रुप के एक्टर्स का ट्रेंड चालू है उनके साथ काम करना। जैसे धर्मा प्रोडक्शन शिफ्ट हुए अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान पर, एंड अब रणवीर, आलिया एंड वरुण से लेकर जानवी अनन्या के साथ काम कर रहे हैं। बेसिकली धर्मा प्रोडक्शन अपना फोकस यूथ और नई स्टोरीज पे शिफ्ट किया है, और नए डायरेक्टर्स एंड राइटर्स को भी चांस दिया है। बट 2020 के बाद से धर्मा प्रोडक्शन अपना मैजिक लूज कर चुका है, जिस वजह से अब उन्हें अपना डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा है। तो धर्मा प्रोडक्शन के इस डाउनफॉल का एक मेजर रीजन करण जौहर खुद है, और ऐसा क्यों है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्यों करण जौहर बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्सनैलिटी है।
सी इसमें कोई डाउट नहीं कि करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री का एक दिग्गज खिलाड़ी है एंड करण जौहर को बहुत अच्छे से पता है कि ऑडियंस का अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं, क्योंकि इतने साल तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना कोई मामूली बात नहीं है। एंड अगर कोई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा पब्लिक लाइमलाइट में रहा है तो वो करण जौहर ही है। लाइक जब इंडिया में इंटरनेट का इतना बूम नहीं था तब भी करण जौहर काफी फेमस था, और इसका रीजन है कि करण जौहर ने खुद की प्लेसिंग की ऐसे की है इंडस्ट्री में कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म से पहले करण जौहर का नाम लिया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तो करण जौहर से भी काफी बड़े बड़े हैं, बट बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पॉपुलर करण जौहर ही है, बिकॉज करण जौहर हर मीडियम की ऑडियंस को केटर करता है। लाइक करण जौहर आपको फिल्म्स एंड फिल्म के लॉन्च इवेंट पर दिखाई देंगे, फिर करण जौहर आपको टीवी शोज और टीवी कमर्शियल्स में दिखाई देंगे, फिर करण जौहर आपको ओटीटी पर भी दिखाई देंगे, एंड साथ ही साथ करण जौहर आपको सोशल मीडिया पर भी दिखाई देंगे। लाइक ऐसा कोई भी एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है जहाँ पर करण जौहर का प्रेजेंस ना हो। और करण जौहर जितना अच्छी चीजों के लिए लाइमलाइट में रहा है उससे ज्यादा बुरी चीजों के लिए लाइमलाइट में रहा है, क्योंकि जैसा करण जौहर और बॉलीवुड का रिश्ता है वैसा ही करण जौहर और कंट्रोवर्सीज का है अनब्रेकेबल। लाइक अगर करण अपनी फिल्म्स को लेकर चर्चे में नहीं है तो अपने कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चे में जरूर रहेंगे, और एक भी ऐसा महीना नहीं होगा जहाँ पे करण जौहर न्यूज का हिस्सा ना हो। एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ चलता रहता है करण जौहर के अराउंड। सी करण जौहर के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने अपने फेवरेट्स का करियर तो बनाया है बट सेम टाइम कई सारे लोगों का करियर डिस्ट्रॉय करने का एलिगेशन भी है। ऐसे एलिगेशन है कि करण जौहर ने बहुत सारे लोगों से उनकी वर्क अपॉर्चुनिटी छीनी है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू। अब सी करण जौहर के लिए ये हेट एंड ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन करण जौहर को किसी न किसी चीज के रिलेटेड हेट और ट्रोलिंग फेस करना पड़ता था, एंड नाउ करण जौहर इज यूज्ड टू इट। बट सबसे मेजर बैकलैश करण जौहर को फेस करना पड़ा 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद, क्योंकि तब नेपोटिज्म को लेकर काफी आउटरीच देखने मिला लोगों में कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को सेम वर्क अपॉर्चुनिटी या फिर सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता जैसे नेपो किड्स को मिलता है। एंड पर्टिकुलरली करण जौहर को इस चीज की वजह से काफी हेट फेस करना पड़ा, क्योंकि करण ने कई सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है। इवन 2020 से पहले कंगना रावत ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर नेपोटिज्म का इशू पॉइंट आउट किया था। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. और देखा है तो कंगना रावत एंड करण जौहर की अपनी अलग एक हिस्ट्री है, एंड जितनी बार कंगना ने करण को पब्लिकली कॉल आउट किया है उतना शायद ही किसने किया होगा, बट नेपोटिज्म को लेकर करण जौहर का भी अपना खुद का एक अलग टेक है। Taken one whole ठेका of introducing new talent in the industry. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, I can do what the I want. And I don't think कि नेपोटिज्म को लेकर ये डिबेट कभी खत्म होगा। सो करण जौहर के केस में अभी ऐसा है कि ऑलरेडी काफी सारे लोग करण को हेट करते हैं, एंड फिर सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के बाद से और ज्यादा लोग करण को हेट करने लगे। एंड आप ये अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि करण जौहर कितने सेल्फ सेंटर्ड है कि वो अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने क्लोज लोगों को शो पर बुलाकर अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं, एंड ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल करेंगे कि वो आंसर देने के बाद वो गेस्ट को पब्लिक का हेट फेस करना पड़ता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि करण जौहर को इतना ज्यादा हेट क्यों मिलता है। लाइक हर नए कॉफी विद करण के सीजन के साथ कोई नई कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है। एंड अगर आप धर्मा प्रोडक्शन की फिल्मोग्राफी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धर्मा प्रोडक्शन ने मेजॉरिटी ऑफ फिल्म स्टार किड्स के साथ किया है, या फिर उन एक्टर्स के साथ काम किया है जिन्होंने खुद को स्टैब्लिश किया इंडस्ट्री में, या फिर जिनका काफी स्ट्रॉन्ग फैन बेस हो। एंड हार्डली ऐसी फिल्म होगी जहाँ किसी आउटसाइडर को लॉन्च किया हो या फिर वर्क अपॉर्चुनिटी दी हो एज ए लीड एक्टर। तो धर्मा प्रोडक्शन मेजरली अपने फेवरेट्स के साथ ही काम करता है। तो इसी तरह एक के बाद एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा होने की वजह से करण जौहर को लोग काफी हेट करते हैं। लेकिन ऑडियंस में भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो करण जौहर को पसंद करते होंगे, इवन दो वो करण जौहर की फिल्म्स पसंद करते हो, बट करण जौहर को एज अ पर्सन पसंद नहीं करते। एंड करण जौहर को पसंद ना करने के लिए सबके अपने अपने अलग अलग रीजन है, एंड दैट्स व्हाई करण जौहर इज द मोस्ट हेटेड बॉलीवुड पर्सनालिटी। क्योंकि करण जौहर के साथ ये चीज है कि वो अपने लोगों को ही आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जिस वजह से धर्मा प्रोडक्शन ज्यादा आउटसाइडर्स को लॉन्च नहीं करती। सी करण जौहर के पास नियरली 90% की ओनरशिप है धर्मा प्रोडक्शन की, एंड अब ऐसे रिपोर्ट आ रहा है कि उसमें से कुछ परसेंट ऑफ ओनरशिप करण जौहर बेचने वाले हैं, बिकॉज धर्मा प्रोडक्शन करेंटली लॉस में है, क्योंकि रिसेंट कुछ ईयर्स में धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म्स ने कुछ खास कलेक्शन किया नहीं है। लाइक अगर आउट एंड आउट कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म की बात करें तो धर्मा प्रोडक्शन के लिए वो लास्ट 2019 में हुआ था। उसके बाद से उनकी मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स इधर ब्रेक इवन अचीव कर पा रही है या फिर उससे थोड़ा ज्यादा कलेक्शन कर रही है। लाइक मेजर प्रॉफिटेबल फिल्म जैसा कुछ भी नहीं रहा धर्मा प्रोडक्शन के लिए। एंड इवन धर्मा प्रोडक्शन पे कॉर्पोरेट बुकिंग एंड फेक कलेक्शन के एलिगेशन भी लगे, और ये एलिगेशन किस हद तक सही है ये प्रूव नहीं कर सकते हम, बट ऐसा किया जा सकता है। इंडस्ट्री में ऐसी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि इंडस्ट्री में किसी भी टाइप का परसेप्शन क्रिएट किया जा सकता है किसी को भी लेकर। लाइक फेक आर्टिकल से लेकर फेक कमेंट्स तक सब कुछ पॉसिबल है, एंड इवन पेड रिव्यूज भी पॉसिबल है। तो जैसा परसेप्शन आपको चाहिए वैसा परसेप्शन क्रिएट किया जा सकता है इंडस्ट्री में। Yes, of course. I can write anything. I can write me, the beautiful, handsome new Tom Cruise on the block. I can write that. It'll be printed tomorrow. I promise you. You just pay and you do. Everything is a media net.
That paparazzi you pay, their houses you pay, you do it because you have to build perception. You do whatever it takes. You do it. It's all fine. से धर्मा प्रोडक्शन की रिसेंट टाइम की सबसे बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र, जिसको 400 करोड़ के बजट पे बनाया गया था एंड फिल्म ने नियरली 418 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं जुग जुग जियो मूवी 120 करोड़ के बजट पे बनी थी एंड फिल्म ने 136 करोड़ का कलेक्शन किया है एंड लाइगर एंड सेल्फी दोनों ही काफी बड़ी डिजास्टर मूवी थी। सो 2020 से लेकर टिल डेट सूर्यवंशी एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी दोनों ही मूवी ने डिसेंट कलेक्शन किया है एंड इसके अलावा बाकी सारी फिल्म ने इधर ब्रेक इवन अचीव किया है या फिर फ्लॉप रही है। लाइक अभी धर्मा की रीसेंट फिल्म जिगरा, जिसका कंटेंट तो काफी अच्छा है बट बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस काफी वीक है एंड फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद जैसा हाइप था फिल्म को लेकर मुझे लग रहा था कि फिल्म इजीली 100 करोड़ कमा लेगी, बट जैसा जिगरा मूवी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है उस हिसाब से तो 50 करोड़ भी बहुत मुश्किल लग रहा है। एंड इसका रीजन कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है रिसेंटली वो हो सकता है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म के प्रमोशन में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी एंड फिल्म का कंटेंट भी अच्छा है, विच मीन्स की फिल्म को लेकर एक्सेप्टेंस की कमी है। और कहीं ना कहीं धर्मा प्रोडक्शन के डाउनफॉल के पीछे करण जौहर को लेकर जो पब्लिक में इमेज है वो अफेक्ट कर रहा है, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म्स को लेकर काफी कम एक्सेप्टेंस दिखाई दे रहा है पब्लिकली। Where there is this idea that you are like this dawn of the industry and you make or break careers and everybody is afraid of you and no one can speak up against Karan Johar because you'll destroy their career the next day. I feel like Really? Have you designed this? Do you prefer it? there is this dawn and that make or break. I'm trying to salvage my own half the time, my own career. And I'm like, I don't know where all this has come from. इसके अलावा जो एक और मेजर रीजन है वो है कि पैंडेमिक के बाद से ऑडियंस का फिल्म को लेकर टेस्ट चेंज हो चुका है, जिस वजह से थिएटर के अंदर हर फिल्म के लिए वैसे एक्सेप्टेंस नहीं है जैसे पहले थी। और जहां तक बात रही धर्मा प्रोडक्शन के कमबैक को लेकर, तो धर्मा प्रोडक्शन डेफिनेटली कमबैक कर सकती है, क्योंकि फिल्म बिजनेस में धर्मा प्रोडक्शन को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उन्होंने कई सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो ये भी बस एक डाउन फेज है जहां से करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन को बाहर निकाल लेंगे। बस उन्हें कुछ ऐसी फिल्म की जरूरत है जो कि थिएटर ऑडियंस के लिए बनी हो, क्योंकि हाल फिलहाल में धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग लाइनअप में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो कि 500 करोड़ का कलेक्शन करे, क्योंकि जो फिल्म है उनका पोटेंशियल अगर फिल्म अच्छी हो तो 100 करोड़ का लग रहा है। एंड साथ साथ करण जौहर को अपनी पब्लिक इमेज चेंज करने की भी जरूरत है, बिकॉज उनका इमेज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली धर्मा प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है। बाकी दैट्स ऑल फॉर डे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या सच में कर्मा इज हिटिंग बैक ऑन धर्मा, या फिर नेपोटिज्म को ज्यादा सपोर्ट करने की वजह से धर्मा का ये डाउनफॉल आया है? एंड अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आलिया भट्ट ने अपने आप को फैन फेवरेट बनाया बाय 2024, उसके लिए फर्स्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना। अदरवाइज मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।